ठीक है, फिर देखते हैं आज क्या पढ़ना है आगे। पिछला सबको अगर क्लियर है, कुछ पूछना हो तो कोई भी पूछ सकता है पीछे वाली चीजों से रिलेटेड। ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम्म यानी कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं। सीधी सी बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? जब हम कुछ वर्क करेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। किसी भी चीज में पोटेंशियल वर्क की वजह से ही स्टोर होता है। कुछ ना कुछ वर्क हुआ है और उसकी वजह से स्टोर होता है। वो चाहे वर्क हमने किया हो चाहे नेचर ने खुद किया हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और क्यों होगी? पहली बात, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब एक से ज्यादा चार्जेस का एक सिस्टम, डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम। कि कुछ चार्ज कहीं रखा है, कुछ चार्ज कहीं रखा है। ये किसके माइक की तरफ से इतनी नॉइज आ रही है? बंद कर दो। किसका माइक था? चलो देखते हैं। ठीक है, काफी सारा जो सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब कई सारे चार्जेस का एक पर्टिकुलर सिस्टम, यानी कि कहीं पे रखे हैं, बस ऐसे कुछ चार्ज रखे हुए हैं। तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी ही क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि अब हम एक साथ तो इन चारों चार्जेस को उठा के लेके आएंगे नहीं। इतनी इतनी दूर ये थे, है ना, ऐसे तो उठा के लेके आएंगे नहीं। एक एक करके अगर हम लेके आए हैं ना इनको, तो फिर वर्क करना पड़ा होगा। देखो, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि जब फर्स्ट चार्ज आया तब यहाँ कोई फील्ड नहीं थी। हम्म और कोई चार्ज नहीं था, मतलब तो कोई दूसरा चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। हम्म और फर्स्ट चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब किसी और पॉइंट पे कोई और दूसरा चार्ज लाना पड़े, समथिंग Q2। अगर फर्स्ट चार्ज Q1 था तो ये Q2। तो अगर Q2 को हम यहाँ लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, तो यहाँ पे आने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये चार्ज अब पहले से यहाँ आ चुका है, ये अपनी फील्ड सब तरफ बनाएगा। क्लियर है? ये हर तरफ अपनी फील्ड बनाएगा। हम्म हर तरफ अपनी फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है या कहीं पे भी पॉइंट है स्पेस में, तो वहां पे भी इसकी फील्ड होगी। फील्ड है तो चार्ज से इतना दूर कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा होगा, समथिंग भी, और उसमें लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चार्ज है, उसको यहाँ लाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी, और हमको उस फोर्स के अगेंस्ट इसको यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये Q2 को लाने में अब करना पड़ेगा हमको वर्क। क्लियर हुआ? फिर अब ये दोनों रखे हुए हैं। अब एक और चार्ज अगर हम कहीं से लेके आए, Q3, और वो भी इस पॉइंट पे लेके आए, तो Q3 को इस पॉइंट पे लाने में फिर और वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट पे सिर्फ एक चार्ज की नहीं, दो दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करती है, तो वर्क करना पड़ता है। क्लियर है सबको? एक बार कंफर्मेशन दे दो, सबको क्लियर हो रहा है ना क्या चल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलें फिर। हाँ दिव्यांशु, तो ये इतना ये भी बताया है कि जो पोटेंशियल है एनर्जी, ये क्यों स्टोर होगी सिस्टम ऑफ चार्जेस में। हम्म कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, इसका मतलब डिस्क्रीट बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे रखे हुए हैं। तो उन सब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? इसलिए क्योंकि उन चार्जेस को लाने में हमें करना पड़ा होगा वर्क। एक चार्ज को लाने में वर्क नहीं करना पड़ सकता है, मे बी, क्योंकि मान लो ये ऐसा रीजन है, ये पेज ऐसी जगह है जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो कोई फोर्स भी रेजिस्ट नहीं कर रहा होगा इस पॉइंट पे इस चार्ज को लेके आने में। तो रेजिस्ट नहीं करेगा तो कोई फोर्स हमको भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क। और वर्क नहीं करना पड़ेगा तो नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही हो जाएगी।
ठीक। लेकिन अब अगर ये Q1 चार्ज यहाँ आ चुका है तो अब इसका इन्फ्लुएंस तो है ना यहाँ पे, हर तरफ ये फील्ड बना रहा है। ठीक है, ये हर तरफ फील्ड बना रहा है और इसकी फील्ड में अब हम किसी पॉइंट पे किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते भी हैं तो अब वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये फील्ड क्या करेगी, रिपेल कर रही होगी। क्लियर, मतलब एक तरह से रेजिस्ट कर रही होगी इसके आने को। इसी वजह से अब वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसीलिए अब अगर वर्क करना पड़ा, वर्क जीरो नहीं हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं। इसका मतलब समथिंग वैल्यू आएगी, इसकी भी और इसकी भी। वर्क करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में वही वर्क स्टोर हो जाएगा। सीधी सी बात है, हम जितना भी वर्क करते हैं वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में नजर आता है। कोई चीज चली तो फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगा, और नहीं तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में जरूर नजर आता है, कहीं ना कहीं नजर आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे भी अगर हम वर्क करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए जब ये दो दो चार्जेस का सिस्टम हो जाएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, और वो वर्क के ही बराबर होगी जितना वर्क करना पड़ा हमको Q2 को लाने के लिए, क्योंकि Q1 को लाने के लिए तो वर्क करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, लिखा है देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू R1 इज जीरो। क्लियर है, वही चीज। लेकिन सेकंड वाला चार्ज जब लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। क्लियर, यही बात है और यही चीज है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब दो हैं तो हम दो के इन्फ्लुएंस में तीसरे को भी लेके आ सकते हैं, एक और लेके आते हैं। मान लो यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था। अब हम इस पॉइंट पे जो कि P है Q3 चार्ज को लेके आएंगे इंफिनिटी से। तो इस पॉइंट पे लाने में प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट पे इन दोनों की मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो एक दूसरे को बेंड कर देंगे। लेकिन होगी, दोनों की फील्ड का इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे होगा, तो वो रेजिस्ट करेगा इस चार्ज को आने के लिए और फिर हमको करना पड़ेगा वर्क। तो वर्क फिर से जीरो नहीं होगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी का मतलब कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। अगर हमको वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी आएगा। तो इसीलिए पहले से तो कुछ था ही पोटेंशियल, ये वाला भी ऐड हो जाएगा इसी सिस्टम में। बात आई समझ में सबको? किसी कुछ डाउट है तो बोल सकता है। चलो आगे देखें। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कितना चेंज आएगा। ठीक है, और पहली बात यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर W है, और W है वर्क, और किसी V पोटेंशियल में, यानी कि एक Q1 चार्ज अब पहले आ चुका है, तो हम इस P पॉइंट पे अगर देखें तो ये P पॉइंट Q1 चार्ज से समथिंग R डिस्टेंस दूर है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि यही होगा इसका पोटेंशियल P पॉइंट पे Q1 का? नहीं है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे इतना होगा, तो सोचो ना, इतने पोटेंशियल पे ही अगर हम समथिंग Q0 चार्ज या Q2 चार्ज को लेके आना चाहें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 इंटू V के बराबर, जितना वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इतना। क्लियर है? क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल है V, और हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो V सर माइनस जीरो। हाँ, सर ये क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ही है ना, पॉइंट चार्जेस। हाँ, पॉइंट चार्जेस डिस्क्रीट फॉर्म में इधर उधर रखे हुए हैं। तो अगर वो ऐसे रखे होंगे तो उस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी उस टाइम पे, और क्यों एनर्जी होगी, उसका रीजन यही कि एक एक करके अगर हम लेके आते हैं तो वर्क करना पड़ेगा सबको लेके आने के लिए। फर्स्ट वाले को तो नहीं, क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से नहीं थी, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट के फील्ड में आएगा ना, तो उसको वर्क करना पड़ जाएगा। फिर थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों की फील्ड में आएगा, तो उसको भी वर्क करना पड़ेगा। तो जितना जितना वर्क करना पड़ेगा उतना उतना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता चला जाएगा। आया समझ में? हाँ सर, कल नहीं समझ आ रहा था, आज समझ में आ रहा है पूरा। हम समझ रहे हैं, उस समय माइंड सैचुरेट हो गया था ज्यादातर लोगों का, इसीलिए हमने छोड़ दिया था कि रुक जाते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा आगे का भी है ना, लंबा भी है इसीलिए। और सबको आ रहा है ना? कुछ प्रॉब्लम किसी को हो तो बोल सकता है, जैसे दिव्यांशु ने बोल दिया। चलो, तो
ये समझ में आया सबको कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्योंकि ये Q1 चार्ज यहाँ रखा है, V इज इक्वल टू इतना होगा। तो अगर हम इतने पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को ट्रेवल करवाते हैं 0 to V, तो वही तो आएगा V माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। और जिस चार्ज को लेके आना है, मान लो Q2 चार्ज को लेके आना है, Q2 का मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, तो वर्क आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना सबको? वर्क आ जाएगा। इंफिनिटी से ला रहे हैं इसलिए V माइनस जीरो, तो मतलब V ही लिख देंगे इसको, यानी कि यही आ जाएगा। और यही सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में स्टोर होगी, चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि जितना वर्क होता है उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्लियर है? यही चीज है बस। अब देखें आगे। आएगा कितना ये? तो अगर इसको V1 बोलें, क्योंकि ये पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है? Q1, इसीलिए इसको हम V1 बोल रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे एक Q2 चार्ज लेके आने वाले हैं, तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस हम R12 बोलेंगे। क्लियर? इसीलिए क्योंकि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, अब बाद में तो यहाँ पे यहीं पे आने वाला है ना वो, तो इसीलिए R12 बोलेंगे डिस्टेंस को, तो इसीलिए यहाँ पे भी लिख देंगे R12। ठीक। और लेके हम आने वाले हैं Q2 को इन्फिनिटी से, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे। तो वर्क करना पड़ेगा Q2 V1 के बराबर। अब V1 की वैल्यू दी है, रखो, निकालो, देखो कितना आएगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो Q2 V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R12। क्लियर हो गया? तो यहां से हम Q2 को मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ ही लिख दें, तो ये ऐसा दिखेगा जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ये आया हमारा वर्क, और कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, फिलहाल टोटल चेंज। सर ये जो यू है वो पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ना? क्या? जो यू है, कैपिटल यू, ये पोटेंशियल एनर्जी हाँ रिप्रेजेंट करता हाँ 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 हाँ, कैपिटल यू पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और डेल्टा लगा के मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले से किसी की जीरो नहीं रहती है, इसीलिए हमेशा हम चेंज बोल रहे होते हैं। है। क्लियर? यस सर, ओके। तो चेंज इन हमेशा देखते हैं उसको, क्योंकि वो जीरो तो होती नहीं किसी की। तो कितना चेंज हम ये वर्क करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लेके आए हैं, वो देख रहे होते हैं। क्लियर? इक्वल होता है दोनों, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अगर हम किसी चीज को चला रहे हैं, फाइनली यहाँ पे तो ला के रख रहे हैं ना, चला तो नहीं रहे हैं, वो तो चला के कांस्टेंट स्पीड से लेके आए हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर स्पीड से किसी चीज को सिर्फ चला रहे हैं, कहीं रोक नहीं रहे हैं, तो चलाने में एनर्जी कुछ लगेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ वर्क जो करना पड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगा, किसी बॉडी को सिर्फ चलाने के लिए करना पड़े तो, और किसी बॉडी को कहीं रखने के लिए, रोकने के लिए करना पड़े, वो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर? जैसे कि नीचे से सामान उठा के किसी हाइट वाली जगह पे रखना, तो वहां पे हमको उस जगह पे रोक के रखना है उस सामान को, ठीक है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी में उस तरह से स्टोर होगा। क्लियर है? एक हाँ सेकेंड। सर। ठीक है, प्रियांशु चला गया ना शायद यहाँ तक? ठीक है। नहीं सर, प्रियांशु नहीं गया, अलीना चली गई। लिखा तो प्रियांशु ने। प्रियांशु तो है क्लास में, इस वक्त क्लास में। अब चला प्रियांशु गया। निकल गया। उसने मैसेज किया है कि नेट प्रॉब्लम। चलो देखते हैं। देखो, समझ में आ रहा है प्रॉपर? आगे चलें फिर। तो यही है कि इतना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट बात होगी, ठीक? नेक्स्ट बात क्या होगी कि इस पॉइंट पे अब Q2 आ चुका है, ठीक है? आ चुका है पहले से, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो भी गई है। तो हम इसको बोलेंगे W1 बोल देते हैं, W12, ठीक? इसको भी 12 बोल देते हैं या जैसे भी, ठीक? यानी कि ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले को लाने में तो वर्क ही नहीं करना पड़ा था, सिर्फ सेकंड वाले को लाने में जो वर्क करना पड़ा वही इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी W12 या फिर डेल्टा U12 हो गई। क्लियर है?
यस, कुछ है ना, किसी कुछ डाउट तो नहीं है? चलो क्लियर है एक, सर। अब इसका नेक्स्ट, ये तो हो गई, इतनी है, ये जाएगी भी नहीं कहीं। अब हम एक और चार्ज लेके आएंगे, अब हम नया पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, समथिंग पी, फिर से पी, जो कि Q1 से, क्योंकि हम यहाँ Q3 को लेके आने वाले हैं, तो इसीलिए ये Q1 से जो डिस्टेंस लेंगे वो R13 लेंगे, और Q2 से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस लेंगे वो R23 लेंगे। कुछ डाउट है? ठीक है, नहीं सर। नोटेशन, नोटेशंस हैं सिर्फ। 2 से 3 तक की डिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पे लेके किसको सर ये आने वाले वेक्टर हैं? फॉर्म में आप ले रहे हो ना? नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस की जरूरत है बस। और सर ये जो पी है, मतलब ये जो पी है एक पॉइंट चार्ज है, इस पे तीनों तीन पॉइंट चार्ज चार्ज। नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बस एक स्पेस में एक पॉइंट है जो हमने सेलेक्ट किया है रैंडमली, जहां पे हम तीसरा चार्ज उठा के लेके आने वाले हैं। ठीक? मतलब हम इन तीन चार्ज में से कोई एक चार्ज पॉइंट पी पे लेके आएंगे। नहीं, Q1 Q2 फिक्स है, अपनी जगह पे आ गए। Q1 को हम जहां पे लाए वहीं पे छोड़ दिया, Q2 को जहां पे लाए वहीं पे छोड़ दिया, अब वो वहां से हटेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम एक और पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पे Q3 को ला रहे हैं, सबको नहीं। ये एरो वन साइडेड एरो है, देखो ध्यान से, और ये एरोज हमने R23 और R13 रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हैं। 2 साइडेड एरो हैं, डिस्टेंस वाले एरो। ये तो 1 साइडेड है, तुम सोच रहे हो कि तीनों में से किसी को भी लेके आएंगे, वो बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, ये तो लेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है हमने, ये वाला एरो। ठीक, यस सर। तो इनके बीच की लेंथ, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, और क्यों चाहिए हमको डिस्टेंस? बात ये है, Q3 जब यहाँ P पे आएगा तो Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा, तो हम एक एक बार उनका अपोज देखेंगे, एक साथ नहीं देख सकते, और फिर उसको ऐड करेंगे। आई बात समझ में? एक एक यस बार। सर। तो एक टाइम पे एक का अपोज देखेंगे, फिर एक टाइम पे दूसरे का अपोज देखेंगे, और देखेंगे कि कितना कितना अपोजिशन हो रहा है। क्लियर? और वो अपोज होता कितना, कितना वर्क करना पड़ता है, सब जानते हैं, QV के बराबर। अब हम Q3 को लेके आ रहे हैं, तो वो अपोज Q3 V1 हो जाएगा, जब क्या करेंगे हम, Q1 की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे। और Q3 V2 हो जाएगा जब हम Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे, क्योंकि ला तो Q3 को ही रहा है ना, टेस्ट चार्ज हमारा वही है, तो वर्क तो हमको उसी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि याद है, वर्क इस पे डिपेंड करता है कि किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो Q3 पे वर्क तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो एक बार ये और एक बार ये, टोटल इतना वर्क आएगा Q3 को लाने में। क्लियर है सबको? यस सर। इतना वर्क करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो निकालते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसको मिटा दें, ये साइड में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है वर्क डन ऑन Q2, Q2 पे इतना वर्क करना पड़ा। अब हम निकालते हैं वर्क डन ऑन Q3, लेकिन ड्यू टू वन, वन की वजह से कितना वर्क होगा, तो वो होगा Q3 V1। अब यहाँ V1 हम लिख रहे हैं, तो ये मत समझना ये पुराना वाला V1 है, सेम वैल्यू रहेगी। V1 का मतलब Q1 का पोटेंशियल, लेकिन इस बार इस P पॉइंट पे, ना कि इस पे, तो डिस्टेंस भी इसकी वाली लेंगे ना, R13। कुछ आया समझ में? Q1 का पोटेंशियल P पॉइंट पे, ये है V1। ठीक, तो Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 डिवाइड बाय R13। ठीक, ये आ गया W31, या फिर बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 31। सबको आया समझ में? वन का सिर्फ इन्फ्लुएंस अभी हमने देखा है, टू का नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम टू का देखेंगे तो 3 2 आएगा, यानी कि हम 3 को लेके आएंगे टू के इन्फ्लुएंस में, तो Q3 V2 होने लगेगा। ये Q3 ऐसा ही है, V2 क्या आएगा, यानी कि Q2 की वजह से इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही है V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23 ले लो, तो इसीलिए R23। क्लियर? सर अभी हम इन दोनों की दोनों मतलब Q1 और Q2 दोनों के भी इन्फ्लुएंस में देखेंगे ना एक बार? ऐड कर देंगे बस, ओके। बस ऐड कर देंगे वर्क को, क्योंकि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन तो होता नहीं है, तो एक एक करके देख के ऐड कर दो, हो गया, टोटल आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से ये दिख रहा है सबको कि ये चीज इधर मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना,
मल्टीप्लाई तो है, इसको भी यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। डेल्टा यू 31 सॉरी यू 32। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें। डेल्टा यू 3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? वो हो जाएगा डेल्टा यू 1 के इन्फ्लुएंस में कितना वर्क या फिर कितनी एनर्जी पोटेंशियल स्टोर हुई, और डेल्टा यू 2 के इन्फ्लुएंस में कितनी स्टोर हुई, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इन्हीं दोनों को, ये जो लिखा है। लेकिन टोटल एनर्जी कितनी होगी? जब सिस्टम में Q1 और Q2 ही थे, सिर्फ यही दोनों थे, तब क्या था याद है? तब भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, डेल्टा U1 बोल दें अगर उसको हम पहले वाले को, ये तब भी तो थी ना, वो हट तो नहीं जाएगी, वो भी तो इसी सिस्टम की एनर्जी है। तो अब हम टोटल एनर्जी हमको निकालनी हो तो हमको निकालनी पड़ेगी इसी बेसिस पे, ठीक है, कि डेल्टा U12 प्लस, यानी कि ये वाली 1 और 2 जब थे तब, और 3 को जब लेके आए हैं तो डेल्टा U3, इसको देखें, यानी कि ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो पहले से थी जब हम 2 को लेके आए थे, और ये आई जब हम 3 को लेके आए, 1 को लेके आए तब तो कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए कोई एनर्जी चेंज नहीं। तो अब हम ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू अगर हम डेल्टा U12 प्लस डेल्टा U31, या इसको 21 ले लो, प्लस डेल्टा U32, समझ में आ रहा है? ये वैल्यू ये वाली है, ये वैल्यू ये वाली है, सेम, ये वैल्यू ये वाली है, और ये वाली वैल्यू ये वाली है। सर ऐड एक कर बार देंगे। और समझा दो ये डेल्टा यू वाला। सुनो, आपने फर्स्ट को लेके आए तो वर्क जीरो करना पड़ा, सेकंड को लेके आए तो कुछ वर्क करना पड़ा, और थर्ड को लेके आए तो फिर कुछ वर्क करना पड़ा, तो टोटल वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा ना। तो जब इतना स्टोर हो गई थी उसमें इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो दो निकाले हमने, एक ये और एक ये सिर्फ थर्ड चार्ज को लाने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया वो था, बस अच्छा उतना सर, ही। आगे आगे आगे। और हाँ, सर एक चीज और पूछनी मुझे, अगर मैं फोर्थ चार्ज कोई लेके आऊंगा तो तो और उसमें इन तीनों का इन्फ्लुएंस, डेल्टा यू थ्री वन फोर 4 1 4 2 4 3 और हाँ तीनों ये। का आएगा, अच्छा ठीक है सर। तीनों का इन्फ्लुएंस आएगा, अभी आगे दिखाएंगे, ठीक है, तीनों का इन्फ्लुएंस आएगा। तो डेल्टा यू यहाँ से क्या आना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो सब में कॉमन है, दिख रहा है सबको, है ना, वो हम ले लेंगे बाहर, सब में ही कॉमन है, यहाँ पे भी है और बाकी सब में भी है। अंदर क्या क्या है? तो एक में अंदर है Q1 Q2/R12, Q1 Q2/R12 प्लस ऐड ही कर रहे हैं। दूसरे में है Q1 Q3/R13, ठीक है। तीसरे में है Q2 Q3/R23। टोटल एनर्जी सिस्टम की, जिसमें तीन चार्जेस हैं, तो तीन चार्जेस वाले सिस्टम की एनर्जी ऐसे आएगी। पहले पहला चार्ज लाएंगे, कोई एनर्जी नहीं, दूसरा चार्ज इतनी एनर्जी सिर्फ, तीसरा चार्ज इतनी एनर्जी, चौथा आता तो इससे भी ज्यादा टर्म आते। चौथा आता तो क्या होता? Q1 Q4 डिवाइड बाई R14, Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। ये भी टर्म आते, ये एडिशन में आगे आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ तीन ही चार्जेस को कह रहे हैं तो ये नहीं आए। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? फोर्थ वाला ये ऐसे कैसे करके आ जाता। क्लियर? डाउट है कुछ? दिव्यांशु, हर्ष, तुषार? इसीलिए रिकॉर्डिंग भी रुक गई, चलो कोई बात नहीं, वापस आ गई। सबको समझ में आ गया? सर हाँ। ये डेल्टा यू जो था हम्म, उसमें हमने ये जो तीनों चीजें प्लस करी हैं, ये जो ऊपर रिप्रेजेंट करी थी वही है ना? हाँ तो और क्या, अभी तो वही तो बताया लेकिन ना। ये सर आपने जो 4 वाली लिखी थी वो कहाँ से आ गई? अगर करते, अगर हम इन्हीं तीनों, ये तीनों ले आए, अब यहाँ पे ये चार्ज आ चुका होता पी पे, अब हम एक और रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर देते स्पेस में और वहां पे Q4 लेके आते, तब की बात कर रहे हैं, तब अच्छा हमको सर और ठीक है। टर्म देखने पड़ते, फिर इन तीनों ठीक के है सर। इन्फ्लुएंस में भी वो सब आता। ठीक है, अभी नहीं आया है। क्लियर हुआ? तो हाँ सर। U, जब सिर्फ दो चार्ज आए थे, एक चार्ज आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एक चार्ज अकेला कहीं पड़ा है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है।
लेकिन दो चार्ज आ जाएंगे तो एनर्जी आने लगती है, देखा तुम लोगों ने। तीसरा चार्ज आएगा तो फिर वो तीसरा दोनों के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल उसको आने से रोक रहा है एक तरह से, तो उसके बेसिस पे होगा। तो इसीलिए तीसरा चार्ज आ जाएगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आने लगेगी, सबको ऐड करके। ठीक है, ये फिगर भी उसी से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यही चीज है बस, है ना। और ये पैटर्न फॉलो करके तुम लोग ये बात समझ सकते हो कि अगर फोर्थ चार्ज आता तो क्या होता, इसी में और एडिशन होने लगते, इसी के ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं होता, और ऐड करके क्या क्या चीजें आती, ये तो आता ही आता, इतना तो आएगा ही, क्योंकि लेकिन अब फोर्थ चार्ज अगर हम ले आए तो वो इसके पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में भी आ रहा है, इसके पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में भी, और इसके इन्फ्लुएंस में भी। तो इन सब के पोटेंशियल यानी कि V1 V2 एंड V3, इन तीनों का पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, तो सम कर सकते हो तीनों कितना पोटेंशियल लग रहा है। और तब उस चार्ज को लेके आ सकते हो, यानी कि Q4 लेके आओ और यहाँ V रखो, और ये V होगा क्या, तीनों का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 क्या होगा, 1 से लेके 4 तक के डिस्टेंस तक का पोटेंशियल, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बाय R14, क्योंकि यहाँ पे Q4 आने वाला है इसलिए इसकी डिस्टेंस को हम लेट करेंगे R14 नोटेशन। उसी तरह सेकेंड वाला होगा Q2 बाई R24, उसी तरह थर्ड वाला होगा Q3 बाई R34। बस यही आएंगे, क्योंकि पहले से तीन ही तो चार्जेस थे, तो तीनों के पोटेंशियल के इक्वल। और ये जब Q4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे Q1 Q4, Q2 Q4 एंड Q3 Q4 आएगा। तो अब जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी को, दोनों को ऐड कर देंगे हम, इन दोनों को, क्योंकि ये तो पहले से थी ना जब तीन चार्जेस थे, ये तो सिर्फ फोर्थ वाला चार्ज लाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है, तो तीन वालों का फोर्थ वाले से ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब ऐड करेंगे तो ये फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आएगा, और अंदर ये वाले टर्म भी एक्स्ट्रा में आने लगेंगे, मतलब कि यहाँ पे प्लस होके आने लगेगा Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। क्लियर है, समझ में हाँ आ गया सर। सबको? ठीक, चलो यही चीज है बस, होता तब, लेकिन अभी इसी तरीके से, यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उस जगह पे, उस वहां के आसपास स्टोर हो चुकी होगी, ये दिखाया जा रहा। क्यों स्टोर होगी, क्योंकि वर्क करना पड़ रहा है। फर्स्ट वाले में वर्क नहीं करना पड़ा, इसी वजह से नहीं आई। कम से कम दो चार्जेस होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और उसके बाद जितने भी हो सकते हैं, कितने भी। द पोटेंशियल एनर्जी is characteristic of the present state of configuration and not the way the state is achieved। दिख रहा है, potential energy is characteristic of the present state of configuration and not the way the state is achieved। इससे मतलब नहीं कि हम चार्जेस को कैसे लेके आए होंगे, अगर हमने वहां पे लाके उनको रखा है और वहां पे रोका हुआ है किसी तरीके से, इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोल रहे हैं, जैसे कि ये रखे हुए हैं अभी, हिलाएंगे डुलाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, अगर हम इस चार्ज को थोड़ा इधर ले आना चाहें तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। समझ रहे हो? तो सर मतलब कि जब तक चार्ज एक जगह पर टिका हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हमें मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी उसकी हेल्प से भी। हाँ, अगर एक ही जगह टिका हुआ है, कोई चार्ज आ नहीं रहा है, कोई चार्ज जा भी नहीं रहा है, और इनका भी कन्फिग्रेशन बिगड़ नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और सर अगर ना किसी मतलब ये किसी चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहती है बस जब भी हम कभी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आते हैं। चार्ज के अंदर नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। एक चार्ज पे स्टोर होती तो हम बिना एक्सटर्नल फील्ड के जब फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आए थे तो उसकी वजह से भी वर्क करना पड़ता, तो एनर्जी स्टोर होती, लेकिन नहीं हुई थी। जब सिर्फ Q1 यहाँ पे होगा ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और सर समझ एक रहे और चीज, अगर हम यहाँ पर ना एक फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ जाएगा ना। हो? नहीं, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना होती है, बताया तो सिस्टम की होती है। हाँ मतलब वही मतलब पोटेंशियल हाँ एनर्जी में सिस्टम चेंज आ की, जाएंगे। तो अभी तो बताया था ना, वही तो चेंज आएगा, यहाँ पे Q1 Q4 सब आने लगेंगे, तो इससे तो अलग ही हाँ होगी, सर हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक तो है सर चेंज तो आ ही समझ में जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें फिर। कॉन्फ़िगरेशन से फर्क पड़ता है, इससे नहीं कि हम कैसे लेके आए हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसी बेसिस पे तय होगी।
चलो आगे देखें। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये भी बिल्कुल पीछे वाले टॉपिक जैसा टॉपिक है, कुछ चेंज नहीं है, बस एक फर्क है। क्या? बताओ, किसी को पता है? इसमें लिखा है सर ये पोटेंशियल तो एनर्जी इन पढ़ एन नहीं रखा एक्सटर्नल, हमने शायद से। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड लिखा है, नहीं पढ़ा हुआ अभी। अच्छा, जो पहले पढ़ा था वो एक मतलब चार्ज के ऊपर ही था। हम्म, लेकिन वो अलग था। एक्सटर्नल फील्ड यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से एक फील्ड है, उसमें हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेके आएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखो फर्क क्या आएगा। पीछे वाले में क्या था, जब हम Q1 को लेके आ रहे थे तो वर्क जीरो था, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। स्टार्टिंग में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी ना, तो इसको लाने में वर्क जीरो करना पड़ा था। समझ रहे हो? फर्स्ट वाले को लाने में सेकंड से हुआ था वर्क स्टार्ट। लेकिन अब पहले से अगर एक एक्सटर्नल फील्ड है तो फर्स्ट वाले को लाने में भी वर्क करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इस ये जहां पे हम इसको लेके आ रहे हैं ना, ये पॉइंट जो हमने चूज किया है, ये पॉइंट ऐसी जगह पे नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ये ऐसी जगह पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? ओके सर। बस इतना ही चेंज है पीछे वाले और इस वाले जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें और इस वाले हेडिंग में, इतना ही फर्क है। उसमें ओके सर, समझ में आ स्टार्ट, गया मेरी बात। हाँ उसमें स्टार्टिंग से क्या था, एक्सटर्नल कोई फील्ड नहीं थी, और इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग की भी वर्क आ रहा है, फर्स्ट वाले चार्ज का भी वर्क आ रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। हम्म, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से पहले हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड है, अब यहाँ फील्ड नॉन जीरो है, यानी कि कोई भी पॉइंट चूज करेंगे वहां पे फील्ड है कुछ ना कुछ। तो अगर हम किसी भी चार्ज को लेके आते हैं तो एक सिंगल चार्ज को जब लेके आएंगे तो ये फील्ड अपोज करेगी, तो उसकी वजह से कितना चेंज आएगा। क्लियर? वो देखेंगे पहले। देखो, तो उस फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, क्योंकि फील्ड की वजह से कहीं ना कहीं अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं। मान लो फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है फील्ड, तो अगर हम कहें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे अपना। तो ऐसे ही अगर फील्ड यहाँ पे नॉन जीरो है, मतलब कि किसी भी पॉइंट को हम चूज करें वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, हमें नहीं पता कितना पर होगा। और वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट भी होता है, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा ही डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर? क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब हम लेके आते हैं क्यू को, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी आर, मतलब क्यू इंटू वी आर, मतलब क्यू इंटू वी, वर्क करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट चार्ज को लाने में भी वर्क करना पड़ेगा और इतना ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले चार्ज के लिए तो यही है, बस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इतनी आ जाएगी। बस इस v की कोई पर्टिकुलर वैसी वाली वैल्यू नहीं होगी जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाली थी, समथिंग Q1/O, क्योंकि कोई हमें नहीं पता ना वो एक्सटर्नल फील्ड कौन बना रहा है। अगर पता चल जाए वो कौन सा चार्ज बना रहा है, कितना दूर रखा है, तब हम निकाल के बता सकते हैं कि वो कितना है v। लेकिन तब तक हम उसको सिर्फ v ही रखेंगे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ q इंटू वी हो जाएगी, और कुछ नहीं करना तुमको। ठीक है, r तो वही फंक्शन के बेसिस पे लगा हुआ है, QVR। ठीक है, यही है, यस सर। एज सिंपल एज दैट। और अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेके आ सकते हैं। तो अब सोचो, फर्स्ट वाला चार्ज लाने में तो कुछ वर्क करना पड़ गया ना, तो सेकंड वाला चार्ज लाने में इन दोनों का पोटेंशियल है, क्योंकि एक फील्ड पहले से यहाँ पे थी, एक चार्ज और आ चुका है, इसकी वजह से भी कुछ फील्ड है। तो अगर हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करें P, यहाँ पे Q1 पहले से है और P को सेलेक्ट किया हमने, समझ में आया? P को हमने सेलेक्ट किया और P पे हम लेके आए कुछ चार्ज। ठीक है, तो समथिंग Q2 चार्ज। तो अब इस P पे ये एक्सटर्नल फील्ड तो फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, इसको Q2 को, इसकी भी तो फील्ड लगाएगी ना फोर्स। तो इसके पोटेंशियल की वजह से भी देखेंगे और इसकी वजह से भी।
तो जैसे हम Q1 को लेके आए थे तो Q1 VR आया था, वैसे ही हम Q2 को लेके आएंगे तो Q2 VR आएगा, इस फील्ड की वजह से। दूसरा Q1 की वजह से भी होगा कुछ पोटेंशियल, तो वो होगा Q1 V1, समझ लो कुछ, सॉरी Q2 V1, Q2 को लेके आ रहे हैं ना, आया समझ में। और वो उतना ही होगा जितना हम लोगों ने पहले निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। अब हमको बस इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है टोटल निकालने के लिए। तो ये आएगा हमारा पोटेंशियल दो सिस्टम ऑफ चार्जेस का, ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें दो चार्जेस हैं, इतना। लेकिन ये सिर्फ Q2 लाने के लिए था, Q1 लाने के लिए भी तो इतना आया था ना, पहले वाला पोटेंशियल। ठीक है, तो उन दोनों को करना पड़ेगा ऐड। तो सिर्फ दो चार्जेस को लेके आने के लिए भी Q1V प्लस Q2V प्लस दिस, यानी कि ये तो सिर्फ था Q2 का, Q2 लाने के बेसिस पे पोटेंशियल, और ये था Q1 को लाते टाइम पोटेंशियल। सबको आया समझ में? क्लियर है ना सबको? ये था हाँ जब सर, हम बिल्कुल तो समझ में आ रहा है। Q1 को लेके आए थे तब इतना था, और जब हम Q2 को लेके आए तो इतना था, तो टोटल पोटेंशियल इतना हो गया। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले हेडिंग के जैसा ही चलता है, इसमें कुछ भी और चेंज नहीं है। वो समझ में आया तो ये भी समझ में आया, समझ लो। हो गया। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? बोल दो अभी। चलो देखते हैं आगे। तो एक सेकेंड, 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं। ओके सर। ये छोड़ दी अली ने, घर वाले कह दिए होंगे। पढ़ा ले पहले तब भेजना पैसे। पैसे नहीं भेज रहा, आप तो अलग ही। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की तो देख ली। हम्म तो डायपोल का भी देख सकते हैं। डायपोल भी तो एक टाइप का सिस्टम ऑफ चार्ज ही है ना, बस वहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेस सारे हम पॉजिटिव टाइप के ही मान के चल रहे थे, हो तो नेगेटिव भी सकते थे। डायपोल में गारंटीड है कि दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सेम अमाउंट के होंगे, क्यू क्यू। क्लियर है सबको? तो ये भी ऐसा ही है जैसे कि हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की ही पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। और बस फर्क इतना है, वहां पे उसको लाने के लिए फोर्स अपोज कर रहा था। हम्म और यहाँ पे डायपोल जो है एक्सटर्नल फील्ड में सबको पता है रोटेट करता है, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में ये बात हो चुकी है कि एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा बिहेव करता है, वो रोटेट करता है। उसका टॉर्क भी पिछले चैप्टर में निकाला जा चुका है, जो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। पता है ना सबको? ठीक है, तो यहीं से हम आगे चलेंगे। जैसे कि वर्क फोर्स के बेसिस पे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। वर्क होता है यस सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसी तरह अगर कोई चीज
लीनियरली मूव नहीं कर रही है, सीधा नहीं चल रही कहीं, ठीक है, पूरी बॉडी कहीं नहीं जा रही। जैसे हमारा फैन, फैन चलता है, काफी तेज चलता है, लेकिन कहीं जाता नहीं है। पूरा फैन कहाँ कहीं जाता है? फैन एज अ होल कहीं भी नहीं जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा। तो उस केस में तो फोर्स आएगा ही नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम फोर्स के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। लीनियरली तो फैन कहीं डिस्प्लेस हुआ ही नहीं ना, अपने प्लेस पे ही है। तो इस केस में जब बॉडी रोटेट करती है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा टाइप, समझ रहे हो? इस केस में ऐसा कुछ होता है। सर ये टॉर्क है? हाँ, टाउ, टॉर्क, टाउ, टाउ सिंबल का नाम है और टॉर्क के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। और टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ, जैसे कि वहां पे फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि टॉर्क रोटेशन में एग्जैक्टली सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करता है। लीनियरली किसी चीज को स्पीड को बढ़ाना है घटाना है तो हम फोर्स का यूज करते हैं, और अगर रोटेशन में किसी चीज की स्पीड बढ़ाना घटाना है कुछ करना है तो हम टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज करेंगे वर्क में, ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को। ठीक, क्योंकि डायपोल रोटेट करने वाला है, डायपोल स्ट्रेट की इधर उधर कहीं भी जाने वाला नहीं है किसी एक्सटर्नल फील्ड में, इस वजह से। दूसरी बात, कितना रोटेट करेगा ये, यानी कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा इसने रोटेट किया, जैसे कि अभी यहां था अब यहां पहुंच गया, ठीक है, अभी यहां था अब यहां पहुंच गया डायपोल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यहां से यहां पहुंच गया डायपोल। हम्म और फिर इतना एंगल रोटेट कर चुका है वो, समथिंग थीटा या समथिंग डी थीटा, स्मॉल एंगल। तो इतना एंगल रोटेट करने में भी तो कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो उसके लिए हम समथिंग स्मॉल डी मतलब डी डब्ल्यू वर्क ले लेंगे, स्मॉल वर्क। स्मॉल एंगल रोटेशन तो स्मॉल वर्क। टॉर्क तो उतना ही लग रहा है, टॉर्क नहीं बदल रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे तय होता है और चार्ज के बेसिस पे, तो टॉर्क सर उतना ही लग रहा है। हाँ, सर क्या आप हल्का सा टॉर्क थोड़ा सा रिवाइज करवा सकते हैं मेरे को 11th का? टॉर्क कुछ नहीं है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है किसी भी बॉडी पे। अगर दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लग रहे हैं, ऑपोजिट भी होने चाहिए एग्जैक्टली और इक्वल भी होने चाहिए, और तो उसमें हम कह सकते हैं कि टॉर्क आएगा। इक्वल नहीं भी होंगे तो भी टॉर्क आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो इक्वल भी होते हैं, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स होता है। तो ये भी एफ है और ये भी एफ है, बस खाली दोनों 180 डिग्री फ्लिप्ड हैं, और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का होना चाहिए डिफरेंट। ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स के वेक्टर को आगे पीछे बढ़ाओ तो लाइन ऑफ सर दोनों एक्शन का ऑफ फोर्स मिल जाएगा। पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन तो दोनों का पैरेलल होगा ना? हाँ, क्योंकि ऑपोजिट है, लाइन मतलब ऑफ एक्शन ऑपोजिट एंड सेम। पैरेलल होगा। हाँ, क्योंकि सेम भी हो सकता था, बात ये है, लाइन ऑफ एक्शन इस केस में सेम है, लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो सेम भी हो सकता था क्योंकि एक ही जगह से पास कर जाए। जैसे एक बॉक्स है उसको ऐसे हम कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर से ही क्रॉस कर जाएगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट नहीं आएगा। और हमें चाहिए टॉर्क के लिए डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन के बीच में गैप होना जरूरी है। अगर नहीं है मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ठीक, क्योंकि फोर्स भी ओके कैंसिल हो सर। जाएगा, फोर्स भी कैंसिल हो जाएगा और रोटेटिंग इफेक्ट यानी कि मोमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। मोमेंट का मतलब होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो ना बॉडी लीनियर मूव करेगी ना बॉडी रोटेट करेगी। लेकिन अगर फोर्स इक्वल ऑपोजिट है तो बॉडी लीनियर तो मूव नहीं करेगी, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट फोर्स कैंसिल कर देंगे, लीनियर मोशन के लिए कंडीशन खत्म। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो वो एंगुलर मोशन जरूर करेगी, यानी कि टॉर्क के जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा इन फोर्सेस की वजह से, और वो रोटेट करेगी बॉडी, इतना पक्का है। क्लियर है सबको? रोटेशन जरूर आएगा बॉडी में। हम्म समझ में आ रहा है ना? तो यहीं हाँ से, सर। और वैल्यू कितनी आएगी टॉर्क की? देखो, मोमेंट की वैल्यू आती थी अगर हम इस पॉइंट पे बॉडी को पाइवोटेड माने, और ये बॉडी का सेंटर है, इस तरफ समथिंग a/2 या फिर समथिंग हम d मान लें तो d/2, और इस तरफ भी समथिंग d/2 पे फोर्स लग रहा है मान लो, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के बीच का गैप हो गया टोटल
डी, है ना। तो एक मोमेंट, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे अगर बॉडी पाइवोट है तो ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये पाइवोटेड पॉइंट है तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। तो इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, मोमेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो एक का मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, यानी कि वही डी बाई टू, तो एफ इंटू डी बाई टू प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसका मोमेंट, तो इसके भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, यानी कि एफ इंटू डी बाई टू। आया समझ में। तो यहां से 2 इंटू एफ इंटू डी बाई टू आने लगेगा, क्योंकि एफ इंटू डी बाई टू बिल्कुल सेम है, तो कोई भी सेम क्वांटिटी ऐड करो तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, एफ इंटू डी। इसका मतलब अगर दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो सीधे हम इस डी का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स लग रहा है और बाकी पाइवोटेड पॉइंट है तो हमको यही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कपल ऑफ फोर्स हैं और कोई पाइवोटेड पॉइंट की बात नहीं हो रही है तो हम ये लगा सकते हैं एफ इंटू डी सीधे सीधे, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का गैप, ना कि फोर्स लगाने वाले पॉइंट के बीच का गैप, उससे मतलब नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का गैप। जैसे कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करेगी और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगी, तो ये गैप नहीं है ना फोर्सेस के बीच का, ये तो गैप डायपोल के चार्जेस के बीच का है, ये गैप है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का गैप, ये है परपेंडिकुलर गैप। इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स को, तब आ जाएगा टॉर्क। आ गया सबको। हाँ सर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच के गैप को हमको फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। चलो तो यहां पे देखें फिर कितना आएगा गैप। तो अगर ये डायपोल ऐसे P इस तरफ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका एक डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में है तो इस तरफ से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है, पी का ई से एंगल ये है, ये गिवन है, समथिंग थीटा एंगल पे वो पहले से है, प्लेस्ड है। क्लियर। तो इस केस में हमको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना, हमको यही तो हाइट निकालनी है, क्योंकि यही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का गैप, ये वाली हाइट, ठीक। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ थीटा है, ये डायपोल की लेंथ है तो ये आ नहीं जाएगा, ये कितना है 2a है लेंथ ऑफ डायपोल, और ये थीटा गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल बनाया, और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे अगर हमको हाइपोटेनस पता है, ये थीटा पता है और उसके सामने वाला निकालना है, तो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा लगा के, परपेंडिकुलर यानी कि ये अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ये, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमको निकालना ही है ना, यानी कि d अगर इसको हम मान लें तो d डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आई 2a साइन थीटा, समझ में आया, d की वैल्यू आई 2a साइन थीटा। लेकिन वो तो हम निकालते फोर्स के बेसिस पे, अगर हमको टॉर्क में चाहिए तो ये तो वैसे भी हमारा आता है पी ई साइन थीटा, इसलिए क्योंकि P क्रॉस ई मतलब A क्रॉस B जैसा कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है, अगर A क्रॉस B करते हैं तो AB साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट आता है, इसीलिए PE साइन थीटा आएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, और साइन थीटा वही है P और E के बीच का एंगल। क्लियर। इसको फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे PE साइन थीटा को, ठीक, सबको आ रहा है समझ में। PE साइन थीटा हम यहाँ यूज करेंगे टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो PE साइन थीटा यहाँ पे ये लिखना चाह रहे थे टॉर्क, ये स्मॉल टी गलती से लिखा हुआ है, ये टाउ है, ठीक है,
टॉर्क एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड उस पर टॉर्क लगा रही है ना, खुद तो नहीं लगा रहा, ठीक, और वो थीटा का फंक्शन है इसीलिए ऐसे लिखा गया है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क। लेकिन अगर हम वही टोटल वर्क निकालना चाहें कि समथिंग थीटा नॉट एंगल से थीटा वन एंगल तक रोटेट किया है, तब क्या होगा? अगर थीटा नॉट से थीटा वन तक रोटेट किया है तो टोटल वर्क आएगा। तो हम लिमिट भी इंटीग्रेशन की थीटा के हिसाब से, क्योंकि डी थीटा का रिस्पेक्ट है, उसी हिसाब से रखेंगे। तो थीटा नॉट पे पहले था, यानी कि अभी जो है वो थीटा नॉट है मान लो, और रोटेट करने के बाद कहीं पहुंच चुका होगा तो वो समथिंग थीटा वन है। क्लियर? तो इसीलिए थीटा नॉट टू थीटा वन तक हमको जाना है। और टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना है, टॉर्क एक्सटर्नल वाला ही है वही, और इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू रखोगे तो पी ई साइन थीटा और डी थीटा आएगा, जिसमें से पी और ई दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि अगर एक डायपोल तुमने ले लिया है तो ना उसकी लेंथ बदल रही है ना उसका चार्ज, और ये नहीं बदला तो पी भी नहीं बदलेगा, और नहीं बदला अगर पी, यानी कि पी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर जरूरत नहीं है उसकी, बाहर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म क्रिएट की गई है, इसी वजह से इसको भी हम बाहर ले सकते हैं। अंदर बचेगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। आया समझ में? और जिसको नहीं पता है क्लियर बता दें, इतना ही समझने की जरूरत है अभी कि साइन थीटा डी थीटा ऐसे लिखा हो तो इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, लेकिन माइनस का, ठीक है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। बाकी जो लिमिट लगी हो वो लिमिट वगैरह हम लगा देंगे, अगर लगी है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ लिमिट है हमारे में, तो हम इसको लिखेंगे पी ई, आंसर आया माइनस का कॉस थीटा, और थीटा की लिमिट है थीटा नॉट से लेके थीटा वन तक की। और हम लिमिट कैसे रखते हैं? पहले हम अपर लिमिट रखते हैं किसी भी चीज की, फिर बीच में माइनस और उसके बाद लोअर लिमिट। तो पी बाहर है, अपर लिमिट रखा माइनस कॉस थीटा वन, तो थीटा की जगह क्या रख दिया? थीटा वन, अपर लिमिट पुट हो गई। अब बीच में लगाएंगे माइनस, उसके बाद थीटा नॉट रखेंगे लोअर लिमिट, तो उसमें पहले से माइनस लगाया तो माइनस कॉस थीटा नॉट, लोअर लिमिट रख दी। तो अल्टीमेटली क्या आया? पीई, ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस आने लगेगा, यानी कि पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन, ये चीज आ जाएगी। किसी कुछ डाउट है तो ये चीज ये आ जाएगी, पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। आ गया? क्लियर है ना सबको? बता दो। हाँ सर। चलो, और किसी को क्लियर ना हो तो बोल सकते हैं। देखो, ठीक, चलो अब यहाँ देखें, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस ली गई हैं कि पहले से हम डायपोल को ऐसे ना रखें, रैंडम किसी पोजीशन पे ना रखें, एक कुछ स्पेशल टाइप की पोजीशन पे रखें, तो क्या होगा, है ना? तो कुछ अलग होगा, सीधी बात है। और स्पेशल पोजीशंस क्या हो सकती हैं कि या तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही रख दो, या फिर परपेंडिकुलर रख दो, या फिर एंटी पैरेलल रख दो। एंटी पैरेलल का मतलब है कि पैरेलल का उल्टा, मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट वर्ड, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, तो इसीलिए एंटी पैरेलल। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो पैरेलल हो गया, यानी कि आइदर थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों केस में। लेकिन इन दोनों केस में टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 डिग्री पे भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, इसी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा और टॉर्क लगेगा ही नहीं। जब टॉर्क नहीं लगेगा तो काहे का वर्क, कोई वर्क नहीं आएगा, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। क्लियर? तो ये स्पेशल केसेस में नहीं आएंगे। स्पेशल केस में कौन आएगा? 90 डिग्री वाला कंडीशन, यानी कि हम डायपोल को ऐसे रखेंगे ताकि P और E का डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आए, 90 डिग्री आए। क्लियर हो गया सबको? ये स्पेशल केस है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट यहां से करेंगे, बाकी घूमेगा तो ही, उसके बाद टॉर्क लगेगा, घूमेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो स्टार्टिंग पोजीशन अगर ये है तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे इसको, यहाँ से रख के नहीं चलेंगे, लास्ट में रख के देखेंगे।
कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन ये है तो क्या होगा। और थीटा नॉट पहले ही बताया, इनिशियल थीटा था और थीटा वन बाद वाला थीटा था। थीटा नॉट यानी कि पहले जिस एंगल पे हमने रखा हुआ है डायपोल, फिर रोटेट होने के बाद जो एंगल अचीव कर रहा है वो थीटा वन है। तो इसीलिए यहाँ पे हम थीटा नॉट को π/2 मीन्स 90 डिग्री रखेंगे और तब देखेंगे फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो देखो, अगर हम थीटा नॉट को π/2 रखते हैं तो कॉस थीटा नॉट यानी कि कॉस π/2 होने लगेगा, और कॉस π/2 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। ये गायब हो गया, बचा क्या, माइनस कॉस थीटा। तो इसीलिए माइनस पीई कॉस थीटा आएगा। ये माइनस लगाना ये लोग भूल गए, इसमें तुम लोग की बुक में शायद लगा होगा, ठीक है। ये आएगा माइनस पीई कॉस थीटा। लेकिन ध्यान करो, दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो और उनके साथ कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई और साथ में कॉस थीटा, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट में आता है ना, तो हम इसको P डॉट ई बोल सकते हैं, लेकिन माइनस का। आया समझ में? तो हम इसको बोलेंगे माइनस P डॉट ई। क्लियर है पूरा? कुछ डाउट नहीं है सबको? क्लियर है सर। तो इसी को हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, या फिर ये वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला भी है, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल केस में है, ध्यान रखना, कब, जब स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ डायपोल 90 डिग्री है। और ये पोजीशन और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस टाइम पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इस समय सबसे ज्यादा मिलेगी इसको 2a मैक्सिमम। तो इस समय सबसे ज्यादा टॉर्क मिल पाता है, ठीक। इसी वजह से भी ये पोजीशन सबसे ज्यादा स्पेशल है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है ये 90 डिग्री वाली, ठीक। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पे रख दें तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर? बस यही है, हो गया। ये हम देखें पुराने के अकॉर्डिंग, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस इतना है, VR1 माइनस VR2 क्यों, क्योंकि वो तो हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पोटेंशियल तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा ना, हमने हर जगह तो V ले लिया, तो इस बेसिस पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्टरनेटिवली बी अंडरस्टूड आल्सो फ्रॉम द इक्वेशन दिस, वी अप्लाई दिस टू रिप्रेजेंट। वैसे ये वाली चीज तुम लोग नहीं भी समझोगे तो कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाली, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये दिमाग में कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगी कि ये क्यों आ गया, फिर यहाँ से क्यों गायब कर दिया, तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा अभी, और टाइम है नहीं, छोड़ दो इसको। ये आ गया ना, इसी क्वेश्चन आएगा, या फिर इसी पे चीजें पूछी जाएंगी, इस पे नहीं पूछी जाएंगी। ओवरव्यू दे रहे हैं इसका हम। चक्कर ये है कि ये लोग और तरीकों से ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि डायपोल पूरा एक साथ नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि एक बार हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, फिर हम नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं, तब क्या होगा, तब हम इस तरीके से निकालेंगे। कुछ ऐसा आने वाला है, फिर ऐसा आएगा, ये लोग फिर एक टर्म को पूरा ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, पूरा गायब, क्योंकि उसके जैसा नहीं आ रहा होता है। तो मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा किया हुआ है, तो समझने में तुम लोग को अभी प्रॉब्लम होगी, टाइम नहीं है इस वजह से, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है इसलिए स्किप कर रहे हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है? ध्यान रखना। बस खाली लास्ट का एक थोड़ा देख लेते हैं। इन दिस केस द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड ई इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कैंसिल आउट। इस चक्कर में ये लोग कह रहे हैं कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई वर्क आएगा ही नहीं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी, ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं पूरी तरह से। क्लियर? चलो आगे चलें, किसी कुछ पूछना है? क्लियर है सर, आगे बढ़िए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का मतलब है कि अगर एक कंडक्टर पे रुके हुए चार्जेस हैं, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस रुके हुए हैं एक कंडक्टर पे, लेकिन हैं उस कंडक्टर पे, तो कैसा कैसा बिहेवियर होगा। चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत वही चीज देखी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी वैसे निकलेगी, उस शेल पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ। यहाँ पे हम उसी का बिहेवियर पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। ये वाली चीजें एक बार हम तुम लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. और
Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface, जो कि बता चुके थे, याद है? यानी कि पोटेंशियल एक जैसा रहता है सरफेस पे और अंदर कंडक्टर के, बाहर नहीं, बाहर अलग हो जाता है, बाहर पे डिक्रीज करने लगता है, लेकिन अंदर एक जैसा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, स्फेरिकल शेल में जो देखा था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज रखा जाए तो वो शो करता है, चलता हुआ चार्ज नहीं, रुका हुआ चार्ज, तो वो शो करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी देखेंगे। वो भी वैसी का ही, जैसे कि वहां पे आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फ्लैट शीट के लिए आया था ना, ऐसा ही कुछ। ठीक, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये हम थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ये चीज है। इसके बारे में बताया तो वही है, लेकिन थोड़ा एक बार देखना पहले, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात आएगी डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की, मतलब जो हम कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे, ये वाली प्रॉपर्टीज इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज इसके आगे नहीं चलते हैं क्योंकि ये अब समझने में थोड़ा लगेगा तुम लोगों को टाइम, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पोलराइजेशन और ऊपर की चीजें भी, इसीलिए अब आज यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके सर। सर किसी इसके बाद कुछ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे ना? इसके बाद, हाँ यही तो है, ये डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ये उसी के लिए बताया जा रहा है ताकि कैपेसिटर के अंदर समझ में आए कि क्या चल सर रहा एक बार मेरे को ये बता दो बस, कैपेसिटर होता क्या है? है। कैपेसिटर कैपेसिटी रखता है चार्ज को स्टोर करने की, और वो इंसुलेटर के बेसिस पे चार्ज को स्टोर करता है, क्योंकि कंडक्टर तो चार्ज को सिर्फ फ्लो करवा देता है ऊपर ऊपर अपनी सरफेस पे, लेकिन इंसुलेटर के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को स्टोर रख सकता है। इसीलिए कैपेसिटर दो प्लेट्स होती हैं बस मेटल की, उसके बीच में हम एक इंसुलेटर फिल कर देते हैं, उसी से कैपेसिटी आ जाती है चार्ज को स्टोर कर पाने की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ओके यही है सर। बस, ओवरऑल यही है बस, ठीक है। अब बताएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। फिर हाँ सर। क्लास खत्म, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इतना तुम लोग पढ़ो, ठीक है। एक दो लोगों का पहले का भी छूटा है वो भी अपना कंप्लीट कर लो, इसमें थोड़ा कम ही हमने करवाया है। हाँ सर। चलो ठीक है फिर।